वो मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। कि वो मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा मुकद्दर जब किताबों के संग तेरी यारी होगी। जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बायोलॉजी का अच्छा सा टॉपिक चैप्टर जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। साथियों, उत्सर्जन तंत्र जो है ये जो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसलिए क्योंकि देखिए जो हमारा जो शरीर है उस शरीर में बहुत ऐसे उत्सर्जित पदार्थों का निर्माण होता है। अगर वह उत्सर्जित पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित उसको न किया जाए, शरीर से बाहर न निकले, तो इससे कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन, ध्यान दीजिएगा, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। कोई भी अपशिष्ट पदार्थ हो, मान लीजिए जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों में से क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों में से एक बच्चा ज्यादा अधिकई कर रहा है, तो वह बच्चा हमारे लिए, उस क्लास के लिए अपशिष्ट पदार्थ हो उसको हम बाहर निकाल दिए, वही क्रिया हमारी क्या कहलाती है? उत्सर्जन। क्या कहलाती है? उत्सर्जन। आज जिस तंत्र के माध्यम से होती है उसको उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो हम निकाले तो हम उत्सर्जन तंत्र हो गए, और जो निकला वो उत्सर्जित पदार्थ हो गए। क्लियर? समझ में आ गया जी? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। आज जिस तंत्र के माध्यम से यह बाहर निकलता है उसी को हम लोग उत्सर्जन तंत्र के नाम उत्सर्जी अंग कहते हैं। जिस अंग से उत्सर्जित पदार्थ का बाहर निष्कासन होता है वही अंग हमारा उत्सर्जी अंग कहलाता है। क्लियर? अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं और वही अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। तो मानव में जो होता है उत्सर्जी अंग की संख्या 5 होती है। मानवों में उत्सर्जी अंग की संख्या 5 होती है। पहला है हमारा त्वचा। त्वचा मतलब स्किन, ये जो त्वचा है, त्वचा शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो है हमारा क्या चीज है? त्वचा। जो शरीर के सबसे बाहर होता है जो परत, वही हमारा त्वचा होता है। त्वचा के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे इसके अगले वाले चैप्टर में। तब तक यहाँ पर जो केवल त्वचा के उस चीज को हम लोग जानेंगे जो केवल उत्सर्जित पदार्थ को मतलब बाहर त्यागता है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं त्वचा। तो त्वचा से सबसे पहला पदार्थ पसीना निकलता है। पसीना, गर्मियों के दिन में पसीना निकलता है ना। तो गर्मी का जो दिन है, गर्मी के दिन में पसीना बहुत पूरे शरीर से निकलता है, लेकिन शरीर के कुछ वैसे पार्ट्स होते हैं जहां पर पसीना ज्यादा होते हैं। जैसे कि ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में पसीना ज्यादा होते हैं, इस पार्ट में पसीना ज्यादा होता है। दोनों पैर के बीच वाला जो पार्ट है, उस जांघ के एरिया वाला, उसमें पसीना भी ज्यादा होता है। तो क्यों होता है इस चीज को भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो त्वचा है इसका ये जो हो, ये जो ये त्वचा है ये उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निष्कासित करता है। तो उत्सर्जित पदार्थ में जो हमारा पसीना होता है, तो पसीना में सबसे ज्यादा नमक की मात्रा होती है। पसीना में सबसे ज्यादा नमक की मात्रा होती है। इस नमक की मात्रा को ज्ञात करना हो, समझना हो, तो इसको गर्मी के दिन में समझा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति काला कपड़ा पहना हुआ है गर्मी के दिन में, तो अगर 2-3 घंटे के बाद देखिएगा उसमें धब्बा पड़ जाते हैं, उजला उजला धब्बा पड़ जाते हैं, उजला उजला उसमें धब्बा पड़ जाते हैं। तो वो धब्बा जिसको हम लोग गांव में कहते हैं चुनहट गया है, कपड़ा क्या हो गया है? चुनहट गया है। तो वही जो है हमारा चूना है, जो उजला उजला दिखाई देता है, वही हमारा नमक है। क्लियर? समझ गए? पहला जो त्वचा का है, त्वचा जो क्या है? एक उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालता है। पहला है पसीना, फिर उसमें जो नमक निकलता है। एक और पदार्थ जिसका नाम है सीबम। सीबम क्या है समझिएगा। जो सीबम शरीर में बनता है वह 12 वर्ष के, जो कोई भी व्यक्ति जब 12 वर्ष के हो जाता है तो इससे ऊपर जब जाता है, मतलब 12, 13, 14, 15 जब बढ़ते रहता है तो उसमें सीबम निकलने शुरू हो जाते हैं। ये जो सीबम क्या है, तो देखिए ये जो आपका नाक है, पूरा शरीर है। आज रात में रात से सो जाइए, समझ लीजिए इसको, और सुबह में उठिएगा तो देखिएगा यहाँ पर जो क्या है, एकदम तैलीय पदार्थ होता है, तैलीय है ना। ऐसे कीजिएगा तो एकदम तेल की तरह दिखेगा। बिल्कुल सबसे ज्यादा जो होता है ये वाला पोर्शन पर होता है, जो नाक का जो ऊपरी भाग है, यहाँ पर ज्यादा सीबम निकलता है। तो इस यहाँ पर सीबम सबसे ज्यादा क्यों निकलता है? तो नाक में ग्रंथि पाई जाती है जो पोटा लार बनाती है। पोटा जो होता है ना, पोटा समझते हैं ना। तो वह जो ग्रंथि होती है, वही ग्रंथि ये सीबम भी पदार्थ ज्यादा बनाती है। लेकिन शरीर से जो सीबम निकलता है सबसे ज्यादा चेहरे पर निकलता है। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, आप लोग कहिएगा कि दिन में क्यों नहीं निकलता है? तो दिनों में निकलता है पगले, लेकिन दिनों में धूल कण दुनिया की सब पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये खत्म हो जाता है। जब हम लोग रात को आराम से सो लेते हैं तो सुबह में उठते हैं तो लंबा समय हो जाता है। तो तब सुबह में उठिए, उठकर इसको देखिए तो पूरे एकदम तैलीय पदार्थ हो जाते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है? सीबम। क्लियर? पहला उत्सर्जी अंग समझ गए क्या है? त्वचा। पहला उत्सर्जी अंग त्वचा। क्या क्या निकलता है? पसीना, नमक, सीबम। पसीना, नमक, सीबम।
आगे हम लोग देखते हैं दूसरा उत्सर्जी अंग जो है फेफड़ा, जिसको अंग्रेजी में लंग्स कहते हैं। लंग्स, फेफड़ा, फेफड़ा समझते हैं ना, फेफड़ा फेफड़ा फेफड़ा, उसका काम क्या है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ को बाहर निकालना। अच्छा, ठंडी में देखिएगा ऐसे जब भाप निकालते तो देखिएगा उष्मा टाइप से निकलता है ना, तो वो क्या होता है, मतलब कि ठंडी के दिनों में आप ऐसा सिंपल से रहिए और देखिए हाथ अपना आगे कर लीजिए और उसमें फूकने के बाद ये कुछ देर के बाद यहाँ पर क्या होता है, पानी पानी की तरह, तो वो क्या होता है, वाष्प, तो वो एक उत्सर्जित पदार्थ है। दूसरा उत्सर्जित अंग है फेफड़ा, जिसको अंग्रेजी में लंग्स कहते हैं। वो जो CO2 वाष्प और बलगम समझते हैं, खेखार, बुढ़ऊ लोगों को ठंडिया में ना देखते हैं, बैठते हैं बोरसी में एकदम ऐसे बोरसी में क्या करते हैं, वो निकालते हैं, निकाल कर इधर देखते हैं ना, कुछ एकदम पूरा मतलब एकदम अजब टाइप से वो सब रखले रहता है बुढ़ा लोग, समझ पा रहे हैं ना। तो ये है हमारा जो फेफड़ा का सबसे पहला काम, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, दूसरा इसमें वाष्प बाहर निकालना, और तीसरा बलगम मतलब कि कफ ना समझते हैं, खखार, देखते हैं एक भच निकालते हैं, कुछ तो बुढ़ो को ऐसा होता है कि एक भच निकाल समझ पा रहे हैं ना। चलिए आगे अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो दूसरा जो उत्सर्जी अंग के बारे में आप लोग समझ गए, फेफड़ा। तीसरा है बड़ी आंत, जिसको अंग्रेजी में इंटेस्टाइन कहते हैं। बड़ी आंत का काम क्या है? अच्छा देखिए, जब हम पाचन चैप्टर पढ़ाएंगे ना, पाचन, तो उसमें बड़ी आंत, छोटी आंत, लार ग्रंथि, मुख गुहा, ये सब कहाँ कौन एंजाइम, प्रोटीन, ये सब पूरा एकदम सब लगता है, पचता है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तब तक यहाँ समझिए कि तीसरा उत्सर्जित अंग जो है बड़ी आंत, जिसको अंग्रेजी में इंटेस्टाइन कहते हैं। इसका काम अनपचा भोजन को बाहर निकालना। अनपचा, हम लोग खाते हैं तो सब भोजन का पाचन नहीं होता है, बात ध्यान रखिएगा। अगर जे आप अच्छे से आपके शरीर में पाचन की क्रिया संपन्न न हो तो आप कुछ भी खा लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा बाबू, ठीक है ना। आगे हम इसलिए थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी होने जरूरी होती है और थोड़ा सा करिए, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो तीसरा हमारा जो उत्सर्जी अंग है बड़ी आंत, जिसका जो अनपचा भोजन को बाहर निकालता है, और उसको हम लोग काइल कहते हैं। ध्यान रखिएगा बाबू, क्या है? काइल। जो बड़ी आंत अनपचा भोजन को बाहर निकालता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? काइल के रूप में निकालता है, जिसको हम लोग लेट्रिन कहते हैं, है ना। आगे हम लोग चौथा देखते हैं, यकृत, लिवर, जिगर, गुर्दा, फेफड़ा, करेजी, इसी का नाम है। सॉरी, गुर्दा तो बीड़ी को कहते हैं, गुर्दा नहीं। यकृत कहिए, अंग्रेजी में लिवर कहिए, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? करेजी कहते हैं ना, कलेजी, यही होता है हमारा लिवर। तो लिवर क्या करता है? देखिए, अमोनिया बनाता है। बहुत ही खतरनाक पदार्थ है भाई जी, अमोनिया बहुत ही खतरनाक पदार्थ है, ठीक है ना। और तो ये अमोनिया को इतना खतरनाक पदार्थ है ना कि अगर ये अमोनिया शरीर में रहे ना तो हम लोग को कई प्रकार की बीमारी होगा, समझ पा रहे हैं ना। इसीलिए अमोनिया ये बनाता है लिवर, लेकिन अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। इसलिए तो ज्यादा खतरनाक पदार्थ अमोनिया को, कम खतरनाक पदार्थ यूरिया में बदलता है, कॉमन लिवर। बात समझ गए ना। तो चौथा जो उत्सर्जी अंग यकृत, ये क्या बनाता है? अमोनिया से इसको लिवर बना देगा, ये हमारा उत्सर्जी पदार्थ के रूप में आएगा। और जो पांचवा है वो हमारा वृक्क, जिसको उर्दू में गुर्दा कहते हैं, अंग्रेजी में इसको किडनी कहते हैं। यह यूरिया जो ये बनाया है ना लिवर, इस यूरिया को पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देता है। पेशाब देखते हैं ना, पेशाब। अच्छा देखिए, अब हम लोग समझेंगे। अच्छा देखिए, कभी कभी होता है पटीदार, तो ऐसा खचड़ा ना होता है ना भाई, पटीदार इतना ना खचड़ा होता है कि वो, चाहे देखिएगा कभी रेलवे के बाहर, रेलवे के जो रेलवे स्टेशन होता है उसके बाहर कोई दीवार होता है, तो उस पर आदमी पेशाब करते उस दीवार को ढहा देता है। क्यों? तो ये जो हमारा सब चीज क्या है? अमोनिया का काम, समझ पा रहे हैं ना। और जो वृक्क है ये हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में आता है। तो आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे जो उत्सर्जी अंग होता है। सबसे पहला क्या है उत्सर्जी अंग? त्वचा, ये पसीना, सीबम और नमक, मतलब वही, हाँ। अब फेफड़ा हो गया, जिसको लंग्स कहते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद ये वाष्प निकालता है, उसके बाद बलगम निकालता है। बढ़िया इंटेस्टाइन तो अनपचा भोजन को बाहर निकालता है काइल के रूप में, यानी लेट्रिन। और चौथा है हमारा यकृत यानी लिवर, ये अधिक हानिकारक पदार्थ, अमोनिया को कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में बदलता है। और पांचवा है हमारा वृक्क यानी गुर्दा। तो सबसे महत्वपूर्ण, अगर देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि उत्सर्जी अंग कितने होते हैं, तो 5, लेकिन मुख्य उत्सर्जी अंग कितने होते हैं, तो एक ही होते हैं, जिसका नाम क्या है? किडनी यानी कि वृक्क। तो ये जो किडनी है, जो वृक्क है, इसके लिए एक अलग वीडियो हम देंगे आप लोगों के लिए, एक बहुत ही बिल्कुल डीपली में, बिल्कुल विस्तार में। ये जो है उत्सर्जन तंत्र का पार्ट 1 वीडियो है, और पार्ट 2 वीडियो में हम आप लोगों को देंगे वृक्क के बारे में, मतलब कि किडनी के बारे में।
अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये जो होता है यकृत बनाता है अमोनिया, अमोनिया से बनता है यूरिया, इस यूरिया को जो वृक्क बाहर निकालता है तो पेशाब के रूप में। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो उत्सर्जी पदार्थ त्याग करने वाले जंतु है, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर उन जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है। उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतु के प्रकार, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे हम अभी आप लोगों को बताएं कि लीवर बनाता है अमोनिया, बहुत ही हानिकारक पदार्थ अमोनिया को कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में किडनी बदलता है और बदलकर पेशाब के माध्यम से उसको बाहर निकाल देता है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग देखेंगे कि उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतु, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतु, उत्सर्जी पदार्थ क्या है? उत्सर्जी पदार्थ जो एक्स्ट्रा मतलब बिल्कुल अपशिष्ट पदार्थ हो जाता है वह उत्सर्जी पदार्थ हो जाता है। और उत्सर्जन एक क्रिया होती है तो जिसके द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है, और जो अंग निकालता है वो उत्सर्जी अंग हो गया। उत्सर्जी अंग 5 होता है, अभी आप लोग को बताइए दिए। अब हम लोग देखते हैं कि उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जो जंतु कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतु 3 प्रकार के। पहला है यूरियोटेलिक, अमीनोटेलिक, एमिनोटेलिक। यूरियोटेलिक, यूरियो इसका नाम में सुनिएगा, यूरियोटेलिक जो जीव यूरिया त्यागता हो उसको यूरियोटेलिक कहते हैं। अमीनोटेलिक जो अमोनिया देता हो उसको हम लोग अमोनियोटेलिक कहते हैं। एमिनोटेलिक जो अमीनो अम्ल देता हो इसको एमिनोटेलिक कहते हैं। समझ पा रहे हैं ना, चीजें को समझ आ रही है। उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतु को 3 भाग में। पहला यूरियोटेलिक जो यूरिया देता है, पेशाब में जो यूरिया त्यागता है वो यूरियोटेलिक। अमीनोटेलिक जो पेशाब में अमोनिया देता है, अमीनोटेलिक। एक होता है एमिनोटेलिक जो पेशाब में अमीनो अम्ल देता है। इसका उदाहरण देखेंगे, मानो हम लोग पेशाब करते हैं, आप लोग पेशाब करते हैं तो उसमें क्या होता है, पेशाब में यूरिया होता है तो मानो कि क्या होगा, यूरियोटेलिक। व्हेल भी पेशाब में अपना क्या देती है, यूरिया, इसलिए व्हेल भी यूरियोटेलिक, मेढक भी यूरियोटेलिक। अच्छा, अमोनियोटेलिक में कौन आएगा, जो अमोनिया त्याग देगा। तो अमोनिया जैसे प्लेनेरिया, अमीबा, केचुआ जो होता है वो पेशाब के रूप में अमोनिया देता है, इसीलिए ये सब एमिनोटेलिक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है एमिनोटेलिक। एमिनोटेलिक जो पेशाब में अमीनो अम्ल देते हैं, मतलब उत्सर्जी पदार्थ में अमीनो अम्ल देते हैं, जैसे कि सरीसृप, पक्षी, घोंघा वगैरह हो गए, तो ये हो गए हमारा एमिनोटेलिक। तो उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतु 3 भाग में, एमिनोटेलिक, अमीनोटेलिक और एमिनोटेलिक। यूरियोटेलिक, अमीनोटेलिक, एमिनोटेलिक। यूरियोटेलिक, अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक। क्लियर? ये आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये जो उत्सर्जन चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है, आप इसका जो मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क यानी किडनी, इसके बारे में हम उत्सर्जन तंत्र का पार्ट 2 वीडियो देंगे और 2 वीडियो में ये पूरा जो उत्सर्जन तंत्र पूरा क्लियर होगा। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल।